गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 जनसंख्या संरचना के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। तो जनसंख्या संरचना के घटकों के विषय में हमने चर्चा की। आयु संरचना हमने पढ़ी, लिंगानुपात के विषय में हमने पढ़ा, जनसंख्या संगठन के विषय में पढ़ा। अब हम साक्षरता और जनसंख्या व्यावसायिक संरचना, ये जो हमारे दो घटक और बचे हैं, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं साक्षरता के बारे में। साक्षरता के आधार पर भी जनसंख्या को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, साक्षरता का स्तर भी क्या होता है, विभिन्न देशों में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अलग अलग पाया जाता है। कुछ क्षेत्र की जनसंख्या में साक्षरता का स्तर उच्च होता है, तो कहाँ पर जनसंख्या में साक्षरता का स्तर काफी निम्न होता है। ठीक है, साक्षरता व्यक्ति के हर पहलू को प्रभावित करती है। साक्षरता किसे कहते हैं, सर्वप्रथम इस बात की हम चर्चा करेंगे। साक्षरता से क्या आशय है? ठीक है, तो साक्षरता से आशय कि 7 वर्ष या उससे अधिक, 7 वर्ष या उससे अधिक का क्या कर सके, खुद पढ़ सके, लिख सके। क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, बुक इत्यादि को पढ़ सकता है और लिख सकता है, और अपनी बात दूसरों को समझा सके और दूसरों की बात को खुद समझ सके, तो हम क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति साक्षर है। हम साक्षरता की बात करते हैं 7 वर्ष या उससे अधिक, जो क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। ठीक है, जो लिखा हुआ उसे पढ़ सके, उसे जो किसी के द्वारा बोला जा रहा है उसे लिख सके, पढ़ सके और लिख सके। इसके अलावा क्या कर सके, समझ सके कि दूसरा क्या कह रहा है, उसकी बात को समझ सके। और हम बात करते हैं कि समझा सके, दूसरों की बात को खुद क्या कर सकता है, दूसरों की बात को समझ सके और अपनी बात को दूसरों को समझा सके, तो उसे क्या कहेंगे, हम साक्षर कहेंगे। तो ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको 20 शब्दों में आंसर देना हो साक्षरता किसे कहते हैं, साक्षरता क्या है, तो हम आंसर दे सकते हैं कि 7 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति या बालक जो क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, अपनी बात को दूसरों को समझा सकता है, दूसरों बात को समझ सकता है, तो वो क्या कहलाएगा ना, साक्षर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। तो साक्षरता में हम कुछ बिंदुओं की चर्चा करते हैं कि जनसंख्या के गुणात्मक पहलू का अध्ययन किया जाता है। साक्षरता का अध्ययन किया जाता है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से जनसंख्या के गुणात्मक पहलू का अध्ययन हम इसमें शामिल करते हैं, जनसंख्या के गुणात्मक पहलू का अध्ययन। ठीक है, और साक्षरता सामाजिक और आर्थिक विकास का जो विश्वसनीय सूचक माना जाता है। किसी भी क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास कितना हो सकता है, वो साक्षरता पर निर्भर करता है। साक्षरता का स्तर ऊंचा है तो उसका सामाजिक और आर्थिक विकास अधिक होने की पूरी संभावना रहती है। तो साक्षरता का विश्वसनीय सूचक अगर हम चर्चा करें, ठीक है, विश्वसनीय सूचक जो सामाजिक और आर्थिक विकास का है, तो हम उसे साक्षरता को मान सकते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI की हम बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक का निर्धारण करने के लिए हम अगले चैप्टर नंबर 5 में मानव विकास सूचकांक के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल आपको बताया गया है कि मानव विकास सूचकांक का जब अध्ययन किया जाता है, मानव विकास सूचकांक का जो आकलन किया जाता है यूएनओ के द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो मानव विकास सूचकांक का आकलन किया जाता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जो शाखा है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या करती है, मानव विकास सूचकांक का निर्धारण करती है। और ये जो मानव विकास सूचकांक का निर्धारण करती है, उसमें 3 घटकों को प्रमुखतया लिया जाता है: शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य चिकित्सा का स्तर और आर्थिक स्तर में संसाधनों तक पहुंच प्रति व्यक्ति। इन 3 बातों को लिया जाता है। हम अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें ध्यान रखना है कि साक्षरता का जो हम कहेंगे HDI मानव विकास सूचकांक का निर्धारण, मानव विकास सूचकांक का निर्धारण करने में भी साक्षरता महत्वपूर्ण पहलू के रूप में, महत्वपूर्ण सूचक के रूप में माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि साक्षरता क्या प्रभावित कर सकती है। गरीबी उन्मूलन, साक्षर अगर व्यक्ति को बना दिया जाए तो गरीबी को कई हद तक हम दूर कर सकते हैं। मृत्यु दर, व्यक्ति साक्षर हो जाएगा तो मृत्यु दर पर भी हम कंट्रोल पा सकते हैं। कृषि विकास की हम चर्चा करते हैं, कृषि विकास भी, ठीक है, साक्षर व्यक्ति होगा, साक्षर किसान होगा तो क्या करेगा, अधिक उत्पादन करेगा, उत्पादों को हम कहेंगे उर्वरक, बीजों, रासायनिक खादों इत्यादि को क्या करेगा, उपयोग करेगा, भूमि को कई लंबे समय तक उपजाऊ बनाने का कार्य करेगा अगर वो साक्षरता का स्तर बढ़ेगा तो। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी मजबूत होंगे। साक्षर व्यक्ति होगा तो उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या करेंगे, किसी देश विशेष से वो व्यक्ति या हम कहेंगे पब्लिक के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी क्या हो जाएंगे, एक देश से दूसरे देश के मजबूत होंगे। ठीक है, और उसको कार्य करने की जो शैली है, ठीक है, अगर अनपढ़ है तो कृषि कार्य ही करेंगे। अगर हम बात करें साक्षरता स्तर बढ़ेगा तो लोग द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक, पंचम क्रियाकलापों में संलग्न होने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं कि साक्षरता इन सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। अगर साक्षरता स्तर बढ़ेगा तो गरीबी उन्मूलन भी हो सकेगा, मृत्यु दर पर कंट्रोल किया जा सकेगा, कृषि का विकास होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत होंगे और उनका व्यवसाय जो कार्य करने के तरीके हैं उनमें भी बदलाव हो पाएगा। आगे हम चर्चा करें कि अगर हमें साक्षरता दर को बढ़ाना है तो क्या करना होगा। साक्षरता दर को बढ़ाना है तो हमारी सरकारी नीतियां मजबूत करनी होगी। साक्षरता दर
को बढ़ाना है, सरकारी नीतियां मजबूत करनी होगी। सरकार को कहीं ना कहीं साक्षरता के स्तर को, सरकार को साक्षरता के स्तर को और ऊंचा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कठोर नियम बनाने पड़ेंगे। नगरीकरण, और नगरीकरण जितना अधिक होगा साक्षरता का स्तर उतना ही अधिक प्रभावित होगा। आर्थिक विकास होगा मानव का, जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा तो देखो पहले तो क्या होता है ना, खाने से संबंधित पूर्ति करनी होती है। अगर हम आर्थिक विकास करेंगे तो उसको खाद्य पूर्ति तो अपने आप हो जाएगी, वो आगे के स्तर की सोचेंगे तो साक्षरता दर यहाँ पे मजबूत होगी। महिलाओं की समाज में जो स्थिति है, वो जो महिलाओं की दयनीय स्थिति, अगर महिला खुद सक्षम होगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि साक्षरता का जो दर है वो क्या होती, इन सभी से प्रभावित होती है। ठीक है, अगर हम चर्चा करें कि विकसित देशों में साक्षरता का जो स्तर है वो क्या है ना, काफी ऊंचा है। विकसित देशों में साक्षरता का जो स्तर है वो ऊंचा है, वहीं विकासशील देशों में कम और अविकसित देशों में साक्षरता का स्तर काफी नीचा है। जो देश साक्षर है, ठीक है, जो देश जहां पर शिक्षा का स्तर ऊंचा है वहां का, उन देशों में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास भी कई हद तक हम कहेंगे कि ऊपर है। साक्षरता दर को बढ़ाकर हम किसी देश की, हम कहेंगे, अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं और उस देश के लोगों की, हम कहेंगे, जीवन शैली, रहन सहन को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो साक्षरता के आधार पर भी क्या कह सकता है, जनसंख्या को पृथक किया जा सकता है। हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या संरचना, और जनसंख्या संरचना में हमने साक्षरता घटक पढ़ा, और ये साक्षरता घटक में क्या बताता है कि विभिन्न, हम कहेंगे कि जो देशों की जनसंख्या है या विश्व की जो जनसंख्या है, पृथ्वी पर निवास करने वाला जो मानव है, इससे हम साक्षरता महत्वपूर्ण विशेषता के आधार पर भी हम पृथक कर अध्ययन कर सकते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण घटक है नंबर 5, व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना के आधार पर भी क्या कहता है, मानव को या जनसंख्या को विभाजित किया जाता है या जनसंख्या का विभाजित कर हम अध्ययन कर सकते हैं। इसमें हम चर्चा करें कि सक्रिय जनसंख्या क्या होती है। सक्रिय जनसंख्या की हम चर्चा करें, जो कार्य, सक्रिय जनसंख्या जो कार्य करते हैं ना, सक्रिय जो कार्य करते हैं वो लोग क्या हो गए ना, सक्रिय जनसंख्या के अंतर्गत गिने जाते हैं। ठीक है, सक्रिय जनसंख्या हम क्या गिनते हैं, जो लोग कार्य करते हैं उन्हें हम किसमें गिनते हैं, सक्रिय जनसंख्या के अंदर। यानी कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि वो कुछ ना कुछ कार्य किसके लिए करेंगे, कार्य करेंगे, हम कहेंगे पेट आपूर्ति के लिए, हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। उन सभी को हम क्या करते हैं, सक्रिय जनसंख्या में शामिल करते हैं। किसमें शामिल करते हैं, सक्रिय जनसंख्या में शामिल करते हैं। फिर आर्थिक क्रियाकलापों की चर्चा करें कि आर्थिक क्रियाकलाप मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक और पंचम। इस प्रकार से हम भूगोल में पंचम क्रियाकलाप तक पढ़ते हैं, 5 क्रियाकलाप तक पढ़ते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप जिसमें कृषि कार्य, प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि कार्य, आखेट का कार्य, लकड़ी काटने का कार्य, खनन का कार्य, ठीक है, ये इत्यादि जो मानव क्या करता है, पशुचारण का कार्य, प्रत्यक्ष रूप से भूमि पर, हम कहेंगे जमीन पर निर्भर रहकर जो कार्य करता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। द्वितीयक श्रेणी की हम चर्चा करते हैं। द्वितीयक में जो विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं, जो निर्माण किया जाता है उसे हम किसमें शामिल करते हैं, द्वितीयक क्रियाकलाप में शामिल करते हैं। जो उद्योगों में कार्य किया जाता है, वस्तुओं को निर्मित किया जाता है, उसे हम द्वितीयक क्रियाकलाप में शामिल करते हैं। ठीक है, और तृतीयक क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं, सेवा संबंधी कार्यों को लेते हैं। तृतीयक क्रियाकलाप में हम सेवा संबंधी कार्यों को लेते हैं, और चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप भी तृतीयक क्रियाकलाप के ही उप विभाग है। यहाँ पे उच्च स्तर के सेवा संबंधी कार्यों को शामिल किया जाता है। हम चैप्टर नंबर 7 में इन 5 क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हमें क्या अध्ययन करना है, हमें यहाँ पे बात करनी है कि विश्व जनसंख्या को क्या किया जा सकता है, उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय क्रियाकलापों के आधार पर भी क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों की जो संख्या है वो कहाँ पे होगी, अविकसित देशों में अधिक होगी। कहाँ होगी, अविकसित देशों में अधिक। और द्वितीय क्रियाकलाप करने वाली हम कहेंगे लोगों की जनसंख्या ज्यादा कहाँ पे होगी, विकासशील देशों में। कहाँ होगी, विकासशील। और हम बात करें तृतीय क्रियाकलाप के ही भाग है चतुर्थक और पंचम, ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे होगी, विकसित देशों में। विकसित देशों में तृतीय चतुर्थक पंचम क्रियाकलाप करने वाले लोगों का प्रतिशत लगभग 70 से 75% तक मिलेगा। वहीं प्राथमिक देशों में आधी से अधिक जो जनसंख्या है किस पर, जो अविकसित देश है जहाँ पर आधी से अधिक जनसंख्या है प्राथमिक कार्यों में संलग्न है, कृषि से संबंधित कार्य, पशुचारण से संबंधित कार्यों में संलग्न है। और विकासशील देशों के लोग हैं आज कहीं ना कहीं हम कहेंगे वस्तुओं को विनिर्मित करने में, उद्योगों के संबंधित कार्यों में संलग्न, लेकिन आज विकासशील देशों में सेवा संबंधी कार्यों का योगदान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमने चर्चा की कि
मानव के द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के आधार पर भी जनसंख्या को हम विभाजित कर कर अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे बात आती है कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या क्या होती है? जो 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के जो लोग हैं, ठीक है, 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के जो लोग हैं उन्हें हम कार्यशील जनसंख्या में शामिल करते हैं, यानी उत्पादकता में हम शामिल करते हैं कि प्रमुखतया जो कार्य करते हैं कृषि से संबंधित प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों की हम बात करें विनिर्माण से संबंधित, तो किस एज ग्रुप के लोग ज्यादा कार्य करेंगे? वो करेंगे 15 से लेकर 59 वर्ष के। ठीक है, कृषि कार्यों की हम बात करें वहां पर भी इसी आयु वर्ग के, उद्योगों की बात करें इसी आयु वर्ग के लोग, सेवा सेक्टर में भी ज्यादातर, ठीक ना, अच्छा जो कार्य करेंगे वो कौन करेंगे ना, इसी आयु वर्ग के लोग 15 से 59। ठीक है, हम जहां पर भी बात करते हैं कि कार्य करने वाले लोगों की जो संख्या है, कार्य करने वाले लोगों की जो संख्या है वो किस आयु ग्रुप में है? 15 से लेकर 59 वर्ष। ठीक है, और इसे हम कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने बात की कि साक्षरता और व्यवसायिक संरचना के आधार पर भी हम क्या करते हैं? जनसंख्या को विभाजित कर सकते हैं या जनसंख्या का विभाजित कर कर अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है जनसंख्या संरचना, ठीक है, ये लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है।